स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा तैयारी। मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी सिस्टम्स एंड देयर फंक्शंस, पार्ट 6। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र जीवनोपयोगी कार्य करता है। यह आहार को अवशोषण योग्य और शरीर कोशिकाओं के उपयुक्त बनाता है। पाचन तंत्र का एक भाग बड़ी आंत है जो उत्सर्जन अंग की तरह भी कार्य करता है। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। नंबर 1 आहार नाल यानी डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसमें मुंह, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत होते हैं। नंबर 2 पाचक ग्रंथियां यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये सैलाइवरी ग्लैंड्स, अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय होते हैं। मुंह, ग्रसनी और ग्रास नली, द माउथ, फेरिंक्स एंड ऊसोफेगस। ये अंग पाचन क्रिया की पहली अवस्था अन्न ग्रहण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। मुंह, माउथ या मुंह गुहा। मुंह गुहा या मुंह आहार नाल के आरंभ में होती है। इसका सामने का भाग ओठों की पेशियों से ढका रहता है और गाल बाजू की दीवारें बनाते हैं। मुंह गुहा की छत तालु से बनती है और यह नाक को मुंह से अलग करती है। तालु आगे से सख्त और पीछे से मुलायम होती है। कोमल तालु नाक के छिद्रों को बंद करता है और निगलने की क्रिया में सहायता देता है। जब तालु का अंगघात हो जाता है तब अन्न नाक से बाहर आता है। जैसे डिफ्थीरिया बीमारी में मुंह में जीभ, दांत और सलाइवरी ग्रंथियों के छिद्र होते हैं। दांत यानी टीथ आहार को चबाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये अन्न को काट कर और पीस कर उपयुक्त बनाते हैं। दांत बनने की शुरुआत जन्म के पूर्व ही हो जाती है और प्रथम 2 वर्षों में शिशु के मसूड़ों के ऊपर दिखाई देते हैं। दूध के दांत 20 होते हैं जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु में एक के बाद एक गिर जाते हैं और 32 स्थायी दांतों में बदल जाते हैं। 16 दांत ऊपरी जबड़े में तथा 16 दांत निचले जबड़े में होते हैं। प्रत्येक जबड़े में दांत निम्न प्रकार होते हैं। 4 इंसाइजर्स, सामने की ओर काटने के लिए, 2 कैनाइन, प्रत्येक बाजू में एक, चीरने फाड़ने के लिए, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर, पीसने के लिए। क्राउन, नेक और दंत मूल से दांत बनता है। क्राउन वह भाग है जो मसूड़े से ऊपर दिखाई देता है। नेक वह भाग है जो मसूड़े से घिरा होता है और दंत मूल जबड़ों में धंसा रहता है। प्रत्येक दांत में पल्प गुहिका रहती है। इसमें रक्त वाहिनी और स्नायु होते हैं। यह टेंडिन नामक सख्त पदार्थ से घिरी रहती है। क्राउन में टेंडिन पर इनेवल का आवरण होता है जो टेंडिन से अधिक सख्त पदार्थ होता है। जीभ या जिह्वा, द टंग। जीभ अत्यंत गतिशील पेशीय अंग होता है। नीचे की ओर से यह हायड अस्थि और निचले जबड़े से संबंधित रहता है और आगे की ओर घुमावदार होता है। स्वाद संवेदक अंग होने के साथ ही यह चबाने के कार्य में सहायक होता है और आहार को गेंदाकार रूप देकर पीछे की ओर निगलने के लिए तैयार करता है। जीभ मुंह को स्वच्छ रखती है और बोलने में सहायता देती है। सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स की 3 जोड़ियां रहती हैं तथा मुंह की गुहिका के आसपास स्थित होती हैं। पैरोटिड ग्रंथियां सबसे बड़ी और कान के नीचे व सामने की ओर स्थित रहती हैं। गलसुआ यानी मम्स जैसी बीमारी में या किसी बीमारी के दौरान मुंह के अस्वच्छ रहने पर इनमें सूजन आ जाती है। दूसरी सलाइवरी ग्रंथियां निचले जबड़े और जीभ के नीचे स्थित रहती हैं। सलाइवरी ग्रंथियों का कार्य लार उत्पन्न करना होता है और लार मुंह में आती है।
लार यानी सलाइवा प्रतिदिन करीब 1 से 1.5 लीटर की मात्रा में उत्पन्न होती है। यह एक पानी जैसा क्षारीय द्रव होता है तथा इसमें एक एंजाइम उपस्थित रहता है जो पकी हुई वसा को शर्करा में बदलता है और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन की शुरुआत करता है। आहार के बारे में सोचने, गंध आने और इसे देखने पर अधिक लार उत्पन्न होती है और लार मुंह को नम और स्वच्छ रखती है। ग्रसनी यानी फेरिंक्स या गला, यह आहार और वायु का उभय मार्ग है। इसकी पेशियां निगलने में सहायक होती हैं। नीचे सामने की ओर यह स्वर यंत्र में तथा पीछे की ओर ग्रास नली में जाती हैं। निगलते समय ग्रसनी की दीवारें जीभ के पिछले भाग से अन्न को पकड़ती हैं। उसी समय कंठछद यानी इपिग्लॉटिस के नीचे से ऊपर की ओर उठता है और मुलायम तालु ऊंचा उठकर नाक के छिद्र को बंद कर देता है। इस प्रकार से आहार सुरक्षापूर्वक ग्रास नली में प्रवेशित होता है। व्यक्ति के बेहोश होने पर निगलने की यांत्रिकी कार्य नहीं करती और कोई भी आहार या द्रव दिया जाने पर वह श्वास नाल में प्रवेशित होकर व्यक्ति का दम घोट सकता है। ग्रास नली द ऊसोफेगस। ग्रास नली ग्रसनी के नीचे की ओर जाने वाली 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो डायफ्राम से पार होकर अमाशय तक जाती है। यह श्वसन नाल और हृदय के पीछे की ओर स्थित रहती है। ग्रास नली की दीवार में पेशियां लहरों में संकुचित होती हैं और इस क्रिया द्वारा अन्न के नीचे की ओर धकेलती हैं। इस प्रकार की पेशियां क्रिया को आंत्रगति यानी पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। उल्टी होते समय आंत्रगति विरुद्ध दिशा में होती है। अमाशय और आंतें, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। अमाशय अमाशय उदर के बाईं ऊपरी भाग में सामने की ओर स्थित रहता है। यह जे आकार की थैली होती है और इसकी क्षमता करीब 1 लीटर होती है। इसमें मजबूत पेशियों की दीवार होती है जो बाहर से सुरक्षा आवरण से ढकी होती है जिसे उदरावरण यानी पेरिटोनियम कहते हैं और इसका अस्तर श्लेष्मा युक्त झिल्लीदार होता है। स्तरीय झिल्लियों में पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस का स्रावण करती हैं। इस रस में अम्ल और एंजाइम होते हैं जो दूध को जमाते हैं और प्रोटीन्स के पाचन की शुरुआत करते हैं। अन्न अमाशय में 1 से 5 घंटों तक रहता है। उदरीय पेशियां अन्न को मथती हैं और उसमें पाचक रस का मिश्रण करती हैं। अन्न अर्ध द्रवावस्था में हो जाता है। इसके पश्चात पाइलोरिक अवरोधक पेशियां जो अमाशय के निचले सिरे पर स्थित रहती हैं खुलकर अन्न को एक समय में अल्प मात्रा में छोटी आंत में धकेलती हैं। पाचक रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निगले गए जीवाणुओं को नष्ट करता है। पाचक रस द्वारा ऐसे घटक की भी आपूर्ति की जाती है जो लाल रक्त कण बनाने और रक्त क्षीणता की रोकथाम करने में अस्थि मज्जा की सहायता करता है। आंतें यानी इंटेस्टाइन्स और गट। आंतें लंबी नलीदार पेशीय दीवारों से बनती हैं। इसमें श्लेष्मा युक्त झिल्लीदार अस्तर होता है और बाहर से पेरिटोनियम का आवरण रहता है। पेरिटोनियम सीरमी झिल्ली होती है जो उदरीय गुहिका की दीवार का अस्तर बनाती है और अधिकांश अंदरूनी अंगों को ढकती है। पेरिटोनियम की एक पंखे के आकार की तह जो मिसेंट्री यानी अंतर्योजनी कहलाती है आंतों को अपनी जगह पर बांधे रखती है। यह रक्त वाहिकाओं का अंगों के पोषण हेतु वहन करती है, उद्दीपन के लिए स्नायु प्रदाय करती है और संक्रमण की रोकथाम के लिए लसीकीय पदार्थ का प्रदान करती है।
छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत 7 मीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर व्यास की कुंडलित नली होती है। यह उदर के नाभि क्षेत्र में बड़ी आंत से घिरी हुई स्थित रहती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा अवशोषण क्रिया की शुरुआत होती है। आंत्र गति के द्वारा अन्न इसमें से धकेला जाता है और अपाचित अन्न एक वाल्व के द्वारा बड़ी आंत में चला जाता है। ड्यूडेनम या ग्रहणी। छोटी आंत की आरंभिक 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को कहते हैं। यह सी के आकार की होती है और अग्नाशय के सिरे के आसपास कुंडलीकृत रहती है। यह पाचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें 3 प्रकार के पाचक रस कार्य करते हैं। नंबर 1 आंत्रीय पाचक रस यानी इंटेस्टाइनल जूस। यह छोटी आंत की दीवारों में स्थित ग्रंथियों का स्रावण है। नंबर 2 अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस। यह छोटी अग्नाशयी वाहिका के द्वारा ग्रहणी में लाया जाता है। नंबर 3 पित्त रस यानी बाइल। यह उभय पित्त वाहिका के द्वारा ग्रहणी में लाया जाता है। ये तीनों रस आहार में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा का पाचन क्रमशः अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और बसीय अम्ल में बदलकर करते हैं। अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण छोटी आंत के स्तर में रक्त वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। बसीय अम्ल का अवशोषण लैक्टियल्स द्वारा किया जाता है और लसीकीय वाहिकाओं के माध्यम से वे रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर होता है। इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन यह जल, लवण और अन्य पदार्थों का अवशोषण कर सकती है। क्योंकि पानी का अवशोषण होने की वजह से छोटी आंत से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ धीरे धीरे ठोस रूप में बदलते हैं और मल बन जाता है। मल धीमी आंत्र गति से आगे बढ़ता है और बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय यानी रेक्टम में एकत्रित होता है। यह भाग श्रोणि के पीछे की ओर स्थित रहता है। मलाशय गुदा नाल यानी एनल कैनाल में चला जाता है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें अवरोधक पेशियां होती हैं तथा यह त्वचा का छिद्र रूप में खुलता है, जो गुदा या एनस कहलाता है। जब मलाशय भर जाता है तब संवेदक मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हम उसे खाली करने का अवसर खोजते हैं। गुदा का शिथिलन होता है और उदरीय पेशियां मल निकास में सहायता करती हैं। यदि अवसर निकल जाता है या किसी भी कारण से आंतरिक गति मंद हो जाने पर अधिक मात्रा में द्रव का अवशोषण हो जाता है तो मल सख्त होकर गुजरने के लिए कठिन हो जाता है। इसे कब्ज कहते हैं। यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय। द लिवर, गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। यकृत, लिवर। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन करीबन 1.5 किलो होता है। यह मुलायम और लाल भूरे रंग का होता है। उदर के दाहिने ऊपरी भाग में यह स्थित रहता है। यह अनेक रक्त वाहिकाओं से घिरी हुई विशिष्ट यकृत कोशिकाओं का बना होता है। इसकी कल्पना भंडारों युक्त व्यस्त रासायनिक कारखानों से की जा सकती है। यकृत के निम्न अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे नंबर 1 पित्त का उत्पादन, नंबर 2 रक्त के थक्के जमने में और रक्त वाहिकाओं के अंदर थक्कों की रोकथाम में आवश्यक पदार्थों का उत्पादन, नंबर 3 प्लाज्मा की प्रोटीन्स का उत्पादन, नंबर 4 ऊष्मा का उत्पादन, नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स वसा और प्रोटीन्स का चयापचय, नंबर 6 ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, नंबर 7 आयरन विटामिन B12 और विटामिन A एंड D का संग्रह करना, नंबर 8 विषैले पदार्थों को नष्ट करना। पित्ताशय, द गाल ब्लैडर। पित्ताशय यह यकृत के नीचे की ओर स्थित रहता है और इससे संबंधित रहता है। यह नाशपाती के आकार की पेशीय थैली होती है। इसमें पित्त रस जो यकृत से आता है एकत्रित होकर गाढ़ा होता है। ग्रहणी में वसा के उपस्थित
रहने पर पित्ताशय संकुचन हेतु उद्दीपित होता है और पित्त को वसा के पाचन में सहायता हेतु भेजता है। पित्त आंत्र गति के उद्दीपन में भी सहायक होता है और उसकी क्रिया जीवाणुनाशक होती है। पित्त गाढ़ा हरे पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। यह यकृत में उत्पन्न होता है। यकृत या पित्ताशय की बीमारियों में पित्त नलियां आसानी से बंद हो जाती हैं। तब पित्त रक्त वाहिकाओं में चला जाता है और पीलिया रोग यानी त्वचा और मूत्र का रंग पीला हो जाना उत्पन्न करता है। पित्त की पथरियां यानी गाल स्टोन्स भी पित्त वाहिकाएं बंद करती हैं और पीलिया का कारण होती हैं। अग्नाशय द पैंक्रियास, यह मछली के आकार की मुलायम ग्रंथि होती है। इसका सिर के समान भाग ग्रहणी के घुमाव में होता है और पूंछ के आकार का भाग प्लीहा को स्पर्श करता है। यह अमाशय के पीछे स्थित रहता है। अग्नाशय दो प्रकार के ऊतकों से बनता है जिनके कार्य विभिन्न होते हैं। नंबर 1, अग्नाशयी रस को अग्नाशयी वाहिकाओं के द्वारा ग्रहणी में भेजा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वसा और प्रोटीन्स का पाचन करने वाले एंजाइम्स रहते हैं। नंबर 2, इंसुलिन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक ऊतकों द्वारा किया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में अत्यंत महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। इंसुलिन का उत्पादन न होने पर मधुमेह यानी डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। फलस्वरूप मूत्र के साथ शुगर का भी उत्सर्जन होता है। Please see the description for more information.